होती है और समाज की भी परीक्षा होती है। यदि समाज और नेतृत्व इस परीक्षा में विफल हो जाए तब वो समय आपदा बनता है, अन्यथा वो वरदान होता है। मेरा पक्का यकीन है कि नेतृत्व इतना सबल और सक्षम है, इतना दूरदर्शी नेतृत्व है कि हमारी मान और प्रतिष्ठा इस आपदा के बीच में बढ़ी। साथ में देश की जनता ने जो साधना का मार्ग प्रशस्त किया, भारतीय संस्कृति के इस आचरण के कारण हम इस आपदा के बीच से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं अंत में आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि आज कल से देश के तमाम मंदिर, उदाहरण के लिए आज ही मैंने अभी आपके यहाँ आने के पहले 820 हमारे जो ASI के मॉन्यूमेंट हैं, लाइव मॉन्यूमेंट हैं, उसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, बाकी और भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको मैंने आज खोलने की स्वीकृति दी है जो कल से खुलेंगे। और इसलिए देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, उसका पंजीकृत होना, उसकी पूरी जानकारी समाज और सरकार को होनी ही चाहिए। इस पर लोगों ने विवाद खड़ा किया, लेकिन सरकार अपने निर्णय पर कायम थी। लेकिन कोरोना के इस महामारी के संकट पे मैं ये मानता हूं कि CAA का मामला और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। जनता भी इस बात को मानती है और सरकार के इस फैसले का मैं मानता हूं कि वो लोग जो उस समय शायद जिनके मन में कोई खटास रही होगी, वो भी अब इस बात की जरूरत मानते होंगे कि CAA इस देश में जरूरी है। और इसलिए मुझे लगता है कि तीसरी सफलता है जिस पर हम गर्व करते हैं। 2020 आर्थिक मुद्दों और आर्थिक नीतियों के बदलाव का भी बड़ा वर्ष रहा है। मैं उनके विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन जो ऐसे कानून थे जिनकी जरूरत है कि उन्हें समाप्त करना, जिनकी जरूरत है उनको तत्काल लेकर आना, ये सरकार की गतिशीलता की जो पैमाना है वो आजादी के बाद आज तक किसी सरकार में इस गति के साथ में कानून बनाने के काम में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये इतिहास बना है, संसद इस बात का की साक्षी है कि जिस गति के साथ में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में काम हुए वो ऐतिहासिक है। उनकी गति का कोई जोड़ नहीं, उसकी तुलना किसी और कार्यकाल से नहीं हो सकती। पांचवी बात मुझे लगती है कि मुस्लिम समुदाय में जो माताएं बहनें थी, तलाक का मामला हमेशा इस देश में चर्चा का बिंदु रहा है। एक समय सुप्रीम कोर्ट में ने जब फैसला दिया था तो उस समय की सरकारें अन्यान्य कारणों से उस परिस्थिति के खिलाफ चली गई थी। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 3 तलाक के कानून को समाप्त करना, ये भी इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला है। मुझे लगता है कि ये इस पहले वर्ष के महत्वपूर्ण इन 5 फैसलों में जब भी कोई राजनीतिक या गैर राजनीतिक व्यक्ति अगर कभी भी मूल्यांकन करेगा तो मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष परीक्षा का वर्ष था, चुनौतियों का वर्ष था, लेकिन सर्वोच्च सफलता का वर्ष था। और मैं मानता हूं कि हमारा देश का नेतृत्व इसमें परीक्षा में अव्वल दर्जे में पास हुआ है। और मैं बधाई भी इस बात के लिए देता हूं कि ये जो चीजें मूल्यांकन की है, इतनी लगातार गति के साथ में परिणाम देश के सामने आए हैं कि लोग ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा था। और इसलिए 2020 कोरोना के इस कालखंड में भी अगर हम देखें, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 80 करोड़ आबादी को आने वाले 3 महीने के भोजन का प्रबंध समय के पहले कर सके। देश ने तो माना ही, लेकिन उन साधन संपन्न देशों ने भी इस बात को माना कि देश के प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जहां सर्वाधिक हो, हेल्थ की जो अरेंजमेंट है वो न्यूनतम हो, और उसके बाद भी हमारे नेतृत्व के काम करने का परिणाम था कि देश तो उस
मौतों के आदम अंबारों से तो बच ही गया, लेकिन एक तुलना दुनिया के भीतर हो रही है, और वो तुलना है कि जिनके पास साधन थे वहाँ लाशों का अंबार लगा हुआ है, हजारों में मौतें वहाँ पर हुई है, लेकिन जहाँ जिसने साधना का मार्ग अपनाया, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो सघन आबादी के बावजूद भी, कमतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद भी मौतों के आंकड़े को सीमित करने में सफल रहा है। इस बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि शायद कई बार हमारी नजर नहीं जाती है, वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का दो प्रबल भाव है जो किसी के बीच में भेद नहीं करता, ये हमेशा करते रहे, लेकिन उसका मूर्त रूप दुनिया ने पहली बार देखा, और उस कारण से देश की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है उसका श्रेय पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री को ही जाएगा कि हम जरूरतमंद हैं, आज भी हम जरूरतमंद हैं। एक जरूरतमंद देश, ताकतवर अमेरिका या जरूरतमंद ब्राजील जैसे 160 से ज्यादा देशों को दवाइयां देने में नहीं हिचकिचाता, जिनके पास सामर्थ्य थी उनने किसी देश की मदद नहीं की। हम आज भी जरूरतमंद हैं। हम ऐसे देश नहीं है कि जो 6 महीने घर बैठकर किसी को खिला सके, लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने ताकतवर देश अमेरिका को भी दवाइयाँ दी और जरूरतमंद ब्राजील जैसे 160 देशों को भी दवाइयाँ दी। ये जो ताकत का नेतृत्व की, इसने दुनिया में जो अपनी ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, उससे भारतीय संस्कृति का जो मान है वो बढ़ा है, भारतीय जीवन शैली का मान बढ़ा है, भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का मान बढ़ा है। मैं देश का पर्यटन मंत्री हूँ। देश में जितने भी कोरोना के काल में विदेशी पर्यटक थे, किसी ने भी अपने देश जाना स्वीकार नहीं किया। लोगों ने कहा कि हम भारत में ज्यादा सुरक्षित हैं। ये सर्टिफिकेट तो शायद हमको हजारों करोड़ के विज्ञापन के बाद भी नहीं मिल सकता, और इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम बहुत आसानी के साथ अगर समझ पाते कि नमस्ते के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं कहा किसी को अपना हाथ जोड़कर नमस्ते करें। सबसे पहले इजराइल के राष्ट्रपति ने इस परंपरा को शुरू किया, और बाद में देश के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उसका पालन किया। कि भारतीय संस्कृति के इन आचरणों के प्रति जो स्वाभाविक लोगों की मान्यता बढ़ी है, भरोसा बढ़ा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व का कमाल है। अनेक और भी बातें मैं आपके सामने कह सकता हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि एक समाचार आपने भी देखा होगा, 162 जिलों को चिन्हित किया गया है जहाँ से मैं उनको प्रवासी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि माइग्रेशन की परिभाषा तो बड़ी अलग है। जो मन से रोजगार नहीं मिला था, इसलिए ये कहना कि सब, लेकिन जो बाहर रोजगार के लिए जाने वाले लोग हैं वो वापस आए हैं, और अगर वो वापस नहीं जाना चाहेंगे तो बाकायदा सेंटर ने उसको डिजाइन किया है। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने पहले कह दिया था कि हम एक प्रवासी मजदूरों का कमीशन बनाएंगे। आज उसकी पहली जानकारी मैं भी घर से चल रहा था, तो 162 जिलों को चिन्हित किया है जहाँ से लोग जाते हैं और जिन जिलों में जाते हैं, इसके बारे में एक बार एक डेटा सामने किया है, उस पर आप हमारी नीति तो बड़ी स्पष्ट है। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे, हमारे मौके की नीति में कहीं कोई अंतर नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई हमसे नाराज होगा, कोई व्यवसाय को तो ठीक कर देना नहीं, अभी मेजर नहीं है ना पैसा। आप जमीनों मुझे प्रक्रिया पता नहीं, पर इतना मैं जानता हूँ कि जो नीति है उसमें कहीं पर भी किसान को नुकसान की गुंजाइश नहीं, तब मैं जानता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन में कुछ होगा तो यशस्वी वर्ष पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई है। मैं मानता हूं कि मेरे जैसा कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो उसके सामने 3 ही ऐसे प्रश्न थे जो न सिर्फ जज्बाती थे बल्कि बलिदान की प्रेरणा भी हम जैसे कार्यकर्ताओं को देते थे। और उसमें पहले नंबर पर आता है धारा 370 का जम्मू कश्मीर से हटना।
जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारे घोषणा पत्रों में, हमारे प्रशिक्षण शिविरों में कार्यकर्ता को जोड़ने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा कोई मुद्दा होता था तो वो धारा 370 हुआ। श्रद्धेय डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान, तो उस बलिदान की परंपरा से सतत चलने वाली राजनीतिक प्रक्रिया एक ऐसी फांस थी, कई बार लगता था कि हम जीते जी इस परिणाम को अपने सामने देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। मैं मानता हूं कि मोदी सरकार का दूसरे वर्ष में जो धारा 370 हटाने का कदम था, ये हमारी विचारधारा के लिए, हमारी पार्टी के उन तमाम शहीदों से लेकर वर्तमान के कार्यकर्ता और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा महत्वपूर्ण कार्य था जिसका इतिहास साक्षी रहेगा। लेकिन हमारी यात्रा में संतुष्टि कारक इससे बड़ा कोई दूसरी मिसाल हमारे जीवन में नहीं हो सकती, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरी बात आती है श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का मार्ग जो प्रशस्त हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के प्रति हम अपना आभार व्यक्त कर चुके हैं अनेकों बार, सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी। लेकिन जो उससे बड़ी चीज मुझे लगती है कि जिस शांतिपूर्वक ढंग से उच्चतम न्यायालय के फैसले को देश की जनता ने स्वीकार किया, उसके लिए हमारा यशस्वी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का तो कुशल मार्गदर्शन था, ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। और मैं एक हद तक ये भी कहता हूं कि देश की जनता चाहती थी, लेकिन शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतने शांतिपूर्वक ढंग से राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये दूसरी सबसे बड़ी सफलता मैं मानता हूँ। तीसरी उपलब्धि हुआ है, बल्कि मैं महसूस करता हूँ कि वो ज्यादा गंभीर हुआ है, क्योंकि हमारे पास मजबूरियां हैं। हम अपने कामकाज को रोक नहीं सकते। अगर लोग किसान ने गेहूं का उत्पादन किया है तो प्रोक्योरमेंट करना हमारी जरूरत है। मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन जो कुछ सफलता है हमारे सामने आई है, वो सफलताएं भी कहीं ना कहीं हमें शेयर करनी चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूंगा कि हमें जरूरत क्यों पड़ी, हम उस कोरोना के उस भीषण काल में और आने वाली बरसात के पहले हमें गेहूं का उत्पादन करना जरूरी था। और ना किया होता तो हम 80 करोड़ लोगों को अनाज न दे पाते। अगर आने वाले समय में भी हम उस भंडारण के आंकड़े को मेंटेन करना है तो ये काम उस चुनौती के बीच में हमें करना होगा। ये चुनौती हमारे सामने थी और वो हमने पूरी की, स्वीकार की और उसको पूरा भी किया, लेकिन उसको कुछ अच्छे परिणाम आए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, होशंगाबाद सबसे ज्यादा गेहूं का उपार्जन 10 लाख मीट्रिक टन अगर किसी एक जिले में होता है तो वो होशंगाबाद। 7,000 मजदूर बिहार और झारखंड से वहां पल्लेदार के लिए आते थे, तब वो प्रोक्योरमेंट पूरा होता था। इस आपदा में एक भी नहीं आया और स्थानीय मजदूरों के भरोसे आधे से थोड़े दिन ज्यादा दिनों में लगभग 2 महीने का प्रोक्योरमेंट होता था। इस बार वो 42 दिन में पूरा हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो चुनौतियां जब सामने आती है तो हम कैसे उसके साथ मुकाबला करने सफल होते हैं, ये भारत के जनमानस ने देश के सामने प्रस्तुत किया है। और उसके पीछे का कोई प्रेरणा है तो वो देश के प्रधानमंत्री की प्रेरणा है। और इसलिए 2020 का वर्ष महत्वपूर्ण वर्ष है। कुछ लोग उसे 0 ईयर के रूप में देख रहे हैं और कुछ लोग उसको परीक्षा के वर्ष के रूप में देख रहे हैं। मैं दोनों बातों को ध्यान में रखकर कह सकता हूँ, वो 0 ईयर हो या परीक्षा का वर्ष हो, हमारा नेतृत्व, दूरदर्शी नेतृत्व, उसने उन दोनों परिस्थितियों से पार पाके इस पर विजय प्राप्त की है। ये यशस्वी एक वर्ष राजनीति के इतिहास में जरूर लिखा जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो सफलताएं हैं ये भारत माता को यशस्वी बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस निवेदन के साथ अनेक बार बोल भी चुका हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पूरी दुनिया में इसका फर्क पड़ा है।
लेकिन भारत में भी पड़ा है, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स, होटल वाले हो, टूर एंड ट्रेवल्स वाले हो, लेकिन हम शुरुआत कल से कर रहे हैं, 8 तारीख से शुरुआत होगी। हमारी गति धीमी होगी, लेकिन जब हम गति पकड़ेंगे तो दुनिया का कोई भी देश हमारे मुकाबले में नहीं होगा। 8 तारीख के पहले जो होटल खोलने की बात आई थी, तो हमने अपनी सलाह होम मिनिस्ट्री को दी थी, उन्हें तत्काल स्वीकार किया और 8 तारीख की घोषणा की थी। कल 8 तारीख मंदिर से लेकर होटल सब कुछ खुल सकते हैं, लेकिन शर्त बड़ी साफ है, हमको कोरोना के साथ सावधानी रखने का रास्ता हमारे पास है। उसकी गाइडलाइंस और SOP स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम मिनिस्ट्री के साथ मुझे जारी किए और उसके एडवाइजरी हमने अपनी जारी कर दी। लाइब्रेरी की अलग है, म्यूजियम्स की अलग है, मॉन्यूमेंट्स की अलग है, होटल, रेस्टोरेंट और टूर एंड ट्रेवल्स की अलग है, लेकिन विस्तारित गाइडलाइंस है और मुझे लगता है उस गाइडलाइन का पालन सबको करना चाहिए। मैंने समय के पहले ही राज्य सरकारों को हमारी अपनी एडवाइजरी की कॉपी भेज दी थी, स्टेक होल्डर्स की कॉपी भेज दी थी, उनके रिकमेंडेशंस उसके पहले आ गए थे। लेकिन चिंता की बात सिर्फ इतनी है कि गति पकड़ने तक अभी आज आप किसी को बुलाओगे तो भी शायद आप रख नहीं पाओगे, ये परिस्थिति सबके सामने है। लेकिन उनके नुकसान के बारे में पहले 3 महीने में मॉनिटरिंग RBI ने और वित्त मंत्रालय ने घोषित कर दिया था। जब उन्होंने कहा 6 महीने होना चाहिए तो उसको 6 महीने बढ़ा दिया गया। कुछ लोगों की मान्यता थी कि साल होना चाहिए, लेकिन सरकार हर 10वें दिन में भी कोई अगर चीज ऐड करना चाहती है तो उसके तत्पर। अच्छा, वैष्णो देवी मंदिर नहीं खुल रहा है। धन्यवाद सर। वैष्णो देवी मंदिर नहीं खुल रहा है।